हेलो फ्रेंड्स, आर्मी कॉम्पिटिटिव जोन के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज आप लोग को बताने वाले हैं ब्लड्स के बारे में। इसके पहले हम 2-3 चैप्टर कर दिए अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें पहला चैप्टर से विटामिन्स, दूसरा चैप्टर में बताए थे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, और तीसरे चैप्टर बताए थे हम जीव विज्ञान के शाखाओं के अध्ययन के बारे में। तो अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोज हमारे अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप उसे देख लीजिए। आज हम लोग बायोलॉजी का ही एक चैप्टर है ब्लड। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस एराइज किए जाते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो या डिफेंस हो। सब में 1 या 2 क्वेश्चंस इसमें फिक्स होते हैं, ब्लड वगैरह से क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो आज उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और समझते हैं कि ब्लड क्या है। देखिए, सबसे पहले ब्लड को समझेंगे कि एक ह्यूमन बॉडी के लिए ब्लड क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारे शरीर में ब्लड का रहना बहुत ही कंपल्सरी है, क्योंकि जो ब्लड का कार्य होता है वो पूरे बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। यानी जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, उनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ब्लड वही करता है कि हृदय से क्या करता है कि ऑक्सीजन को अपने साथ आरबीसी चिपकाकर और पूरे बॉडीज में ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। और फिर उधर से कार्बन डाइऑक्साइड बन के मतलब अशुद्ध रक्त हो जाता है, तो फिर वो आकर ब्लड और फिर हृदय में मिल जाता है, और फिर वहाँ से शुद्ध ऑक्सीजन को लेता है, जो हम लोग सांस लेते हैं फेफड़े के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि ब्लड क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऑक्सीजन सप्लाई का कार्य करता है। अब हम लोग इसके बारे में समझेंगे। देखिए, अब हम लोग समझेंगे कि ब्लड के सबसे पहले अध्ययन को हम लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं पहले से ही, हेमेटोलॉजी में ब्लड का अध्ययन करते हैं, ठीक है। या पूछ दे कि स्टडी ऑफ ब्लड, तो इसका आंसर हो जाएगा हेमेटोलॉजी, ठीक है। अब देखिए, जो ये ब्लड है वो सबसे पहले एक तरल संयोजी ऊतक है। इसको इंग्लिश में बोले तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या करता है और ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में इसको कहा जाता है, इसे मध्य त्वचा ऊतक भी कहते हैं। इससे समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम हम बनाए हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे एम्ब्रियो होता है, यानी भ्रूण, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वहाँ पे 3 परत लेयर में ही वो भ्रूण बनता है। पहला परत होती है उसको कहते हैं एंडोडर्म, दूसरे लेयर बनती है उसको बोलते हैं मेसोडर्म, और तीसरे लेयर जो बनता है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, ठीक है। तो जो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ब्लड इन जो ये परत होती है इनमें से किसमें से ब्लड का निर्माण होता है, कौन से परत में, तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोडर्म। मेसोडर्म में 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन का निर्माण होता है। एक होता है हमारा हृदय यानी हार्ट, और एक होता है ब्लड। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं रक्त प्लस हृदय। ये कहाँ बनते हैं, यहाँ पे मेसोडर्म में, ठीक है। अब समझ गए। तो इसीलिए इसे हिंदी में मेसोडर्म को बोलते हैं मध्य त्वचा ऊतक, इसीलिए इस ब्लड को मध्य त्वचा ऊतक भी कहते हैं। आ गया समझ में। अब चलते हैं आगे। देखिए, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो ब्लड का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। तो अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। अब इसको समझने के लिए एक डायग्राम हम बनाते हैं आप लोग के सामने। ये हमारा हड्डी हो गया, ठीक है। तो हड्डी के देखिएगा किनारे स्तर पे ऐसे ऐसे जालीनुमा टाइप से एकदम दिखाई देते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे, ऐसे पक्षी वगैरह के भी यहीं पे होता है, ठीक है। ऐसे जालीनुमा संरचना पाया जाता है। इसमें कुछ लाल कलर के लिक्विड भरे होते हैं, ठीक है। बस यहीं से हमारे ब्लड का निर्माण होता है और इसी को बोलते हैं बोन मैरो, ठीक है। हड्डी के किनारे स्तर पे जो ये रेशेदार जालीनुमा आकृति पाई जाती है, यहीं से ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है। समझ गए कि अस्थि मज्जा क्या है, ठीक है। इसको रहने दीजिए। अब देखिए, गर्भ में जो ब्लड का निर्माण होता है, यानी जो बेबी का निर्माण होता है ना, तो उसका कहाँ होता है, उसका होता है प्लीहा या यकृत में।
यकृत यानी लीवर में, तो उस टाइम जो होता है ना, उस टाइम यहाँ बोन मैरो हड्डी में नहीं होता है, उसका ब्लड का निर्माण होता है यकृत या प्लीहा में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए एक मेल पुरुष में, एक मेल में कितना ब्लड होना चाहिए, यानी एवरेज 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। ठीक है, और वहीं एक फीमेल बॉडी में 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। ये औसत है, यानी एवरेज लिया गया है। ठीक है, वजन का, किसी भी व्यक्ति का अगर वजन का ब्लड देखा जाए कि कितना परसेंट होता है, तो वजन का 7 से 7.5% तक ब्लड पाया जाता है। ठीक है, यानी इसका रंग देखिए, ब्लड का रंग लाल होता है। लाल क्यों होता है? ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन के कारण। केवल हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड लाल नहीं होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन अगर न रहे तो प्योर लाल नहीं होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड जो होता है हमारा लाल होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? ये एक वर्णक है। वर्णक का मतलब है जो किसी भी पदार्थ या किसी वस्तु में मिलकर उसका कलर को चेंज कर देते हैं, उसको वर्णक बोलते हैं। खुद हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो बैंगनी कलर का होता है। ठीक है, इस हीमोग्लोबिन में एक धातु पाया जाता है जिसका नाम है आयरन। इसका सूत्र में लिख दिए Fe+2 पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन से राइज आंसर करता है कि ब्लड में कौन से धातु मौजूद रहता है, या आरबीसी में पूछ देते, हीमोग्लोबिन में, वो ब्लड में भी ऐसा हो जाएगा और हीमोग्लोबिन में भी हो जाएगा। तो कौन सा पाया जाएगा? आयरन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Hb का मतलब होता है हीमो, बी से ग्लोबिन। ठीक है, तो यहाँ शॉर्ट में लिख दें हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं एनीमिया। कितना बार पूछा भी है क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा एनीमिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ह्यूमन बॉडी में जो और भी जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, जो तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, जो पदार्थ पाए जाते हैं सब्सटेंस, तो उनकी यहाँ पे परसेंटेज लिख दिए, कितना बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए ऑक्सीजन जो है ना वो पाया जाता है 65%, कार्बन पाया जाता है 18%, और हाइड्रोजन पाया जाता है 9.5%, आयरन जो पाया जाता है वो 1% से भी कम पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए, यहाँ पे लिखे Hb की मात्रा, जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है एक ह्यूमन बॉडी में, वो कितना होता है। यहाँ पे देखिए, ये है मेल का और ये है फीमेल का। यहाँ पे आप लोग इसको मेल बना लीजिए और ये है फीमेल का। ठीक है, क्योंकि देखिए ब्लड या कोई भी मतलब हम लोग का हृदय, लीवर होता है ना, तो एक पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में उसकी साइज या छोटा होता है, या अगर संख्या होती है तो संख्या में कम होता है, या आकार में भी कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 14 से 16 ग्राम पर हीमोग्लोबिन 100 ml में 100 ml ब्लड में होता है। ठीक है, एक 100 ml की ब्लड अगर लीजिएगा तो उसमें 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, फीमेल में कितना होता है? 10 से 12 ग्राम पर हीमोग्लोबिन प्रति 100 ml ब्लड में। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। O2 प्लस Hb जो होता है, देखिए हीमोग्लोबिन के साथ अगर O2 एक अभिक्रिया करता है यानी मिलता है, तो ये एक शुद्ध रक्त का निर्माण करता है, यानी शुद्ध रक्त। ठीक है, यहाँ पे शुद्ध रक्त, यहाँ पे लिख लीजिए लाल, और इसका कलर कैसा होता है? लाल। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन के साथ O2 मिलता है तब ये शुद्ध रक्त बनता है, और कलर कैसा होता है? लाल कलर होता है। और वही हीमोग्लोबिन के साथ अगर CO2 मिलता है जो पूरे बॉडी से वो हमारे सर्कुलेट करके आता है, तो फिर वो ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है तो क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हीमोग्लोबिन मिलता है तो ये अशुद्ध रक्त हो जाता है, और इसका जो कलर होता है नीला या काला होता है। ठीक है, नीला या काला। ठीक है, तो शुद्ध रक्त का कलर कैसा होता है? नीला या काला। यहां तक समझ गए हैं? यहाँ पे देखिए ब्लड को दो भागों में हम लोग बांटते हैं। एक होता है इसका तरल भाग, एक होता है ठोस भाग। देखिए ब्लड को जो तरल भाग होता है उसका होता है 55%, और जो ठोस वाला भाग होता है उसका मात्रा होती है
45%, दोनों मिलकर 100% हो जा रहा है। जो तरल वाला भाग होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। और जो ठोस वाला भाग होता है उसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों मिलकर ठोस भाग का निर्माण करता है जो 45% होता है। आरबीसी की इसमें मात्रा देखी जाए तो केवल 41% अकेले इसमें आरबीसी मौजूद होता है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलकर मात्र 4% यानी 4% इसमें मौजूद रहते हैं। एक अगर डायग्राम के माध्यम से अगर देखा जाए ब्लड को, तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम हम बना दे रहे हैं। ये प्रोक्नली ले रहे हैं, यहाँ पे एक डायग्राम ले रहे हैं। अगर इसमें देखा जाए तो ये वाला जो होता है ना हिस्सा, ये वाला, ये होता है आरबीसी, और इतना वाला हिस्सा होता है ना, ये होता है डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स, ये वाला हिस्सा। और ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये होता है प्लाज्मा। एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये प्लाज्मा ऊपर क्यों रहता है, आरबीसी नीचे क्यों रहता है, ये बीच में क्यों रहता है, ठीक है। एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझ गए, इसकी मात्रा, इसकी क्वांटिटी, इसका कार्य सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो अभी हम लोगों ने देखे थे ब्लड के बारे में कि ब्लड की ठोस भाग भी होता है, तरल भाग भी होता है। ठोस भाग के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो होता है वो रक्त का ठोस भाग होता है, और जो तरल भाग होता है वो होता है प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में अब हम लोग डिटेल में समझते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पे है प्लाज्मा। देखिए सबसे पहले प्लाज्मा क्या होता है, रुधिर का तरल भाग होता है। रुधिर का मतलब होता है रक्त, यानी रक्त का तरल भाग कौन होता है, प्लाज्मा होता है। इसका जो कलर होता है, अभी एक डायग्राम भी हम यहाँ पे बनाए थे, ये हमारा डायग्राम हो गया। ये बताए थे आरबीसी, और इतना बीच वाले में बताए थे डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स, और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये है प्लाज्मा, ये है प्लाज्मा। ये डायग्राम के माध्यम से भी समझिए। जो ऊपर वाला भाग होता है ना, ये पूरा पतला होता है, और इसका कलर जो हल्का पीला कलर का होता है, ठीक है, यानी लाइट येलो कलर का ये होता है, ये ऊपर के हिस्सा में होता है, ठीक है। तो हल्का पीला क्यों होता है जी, इसका कोई ना कोई वर्णक जरूर होगा, तभी तो पीला कर रहा है। तो इसका नाम है बिलिरुबिन, ठीक है। बिलिरुबिन नामक एक वर्णक है, यहाँ पे वर्णक लिख लीजिए। बिलिरुबिन नामक एक वर्णक होता है, ठीक है। उसी के कारण इसका कलर क्या होता है, हल्का पीला कलर का होता है, और ये पतला होता है, ठीक है। ये तरल भाग यहाँ पे लिख भी दिए। इसमें जल की मात्रा 92 से 90 से 92%, यानी 92 से 90% तक जल की मात्रा होती है, ठीक है। उसके बाद वाला जो हिस्सा होता है 8 से 9% जो होता है, वो होता है बेसिकली प्रोटीन हमारा। और प्रोटीन में भी उसमें कौन कौन से प्रोटीन मिले होते हैं, तो उसमें बेसिकली 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो कौन कौन, यहाँ पे देखिए है। जो पहला प्रोटीन है हमारा फाइब्रिनोजेन है, ठीक है। उसके बाद से जो दूसरा होता है ग्लोबुलिन होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है एल्बियोलिन होता है, ठीक है। ये तीनों प्रोटीन मिलकर इसका जो प्रोटीन वाला हिस्सा 8 से 9% इसमें मौजूद होता है। आ गया समझ में इतना बात कि प्लाज्मा एक रुधिर का तरल भाग होता है, हल्का पीला होता है बिलिरुबिन के कारण, और इसमें ज़्यादातर जल की मात्रा होती है 90 से 92% तक, 8 से 9% तक प्रोटीन होती है। जो प्रोटीन में 3 प्रकार के ये प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम इसकी ठोस अवस्था की तरफ। जो ठोस अवस्था में कौन कौन से बताए थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये रक्त का तीनों ठोस अवस्था होता है, ठीक है। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए जो ब्लड का ठोस अवस्था होता है उसमें हम लोग पढ़े थे ना आरबीसी, तो आरबीसी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो आरबीसी का खोज किसने किया था, तो ये किए थे एबी लीवेनहॉफ ने। एबी लीवेनहॉफ जीवाणु का भी खोज किए थे। यहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं जीवाणु, ये जीवाणु, ठीक है। तो एबी लीवेनहॉफ जीवाणु का भी खोज किए थे,
और एवी लीवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के फादर किन्हें कहा जाता है? एवी लीवेनहॉक को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के ये फादर हैं, ठीक है, पिता। सूक्ष्म जीव के पिता कौन है? एवी लीवेनहॉक है। अब आइए समझते हैं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो पहले भी हम बता दिए थे कि अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में, ठीक है। आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोपोइस भी कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आ जाता है एरिथ्रोपोइस, इसमें से किस ब्लड के हिस्से को कहते हैं? जैसे मैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा डालेगा तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी। आरबीसी को एरिथ्रोपोइस कहते हैं। साथ में एक और चीज इसको कहते हैं जिसका नाम है हीमोपोइस। हीमोपोइस, एरिथ्रोपोइस, आरबीसी को ही कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद करते हैं जीवन काल की। तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है, अवधि होता है, वो होता है 120 दिन का। 120 दिन में ये मतलब क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होती है तो मृत्यु का भी पूछेगा ना कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, तो इसको भी जान लेते हैं। अब देखिए आरबीसी का जो मृत्यु होता है वो होता है प्लीहा में या यकृत में, ठीक है। तो जब आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है तो इससे एक और क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं क्या? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? प्लीहा को। ये क्वेश्चंस एग्जाम में भी हमारे पूछता है और कई बार आया भी है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक तिल्ली होता है, ठीक है। तिल्ली को आप लोग देखे होंगे, छोटे मतलब लैब वगैरह में देख सकते हैं, या तिल्ली ऐसे भी सर्च मार सकते हैं। इसकी आकार बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है, ठीक है। ये दरअसल तिल्ली जो होता है ये क्या करता है? ब्लड फिल्ट्रेशन का कार्य करता है, ठीक है। यानी जो तिल्ली का काम होता है वो रक्त फिल्टर का कार्य होता है। यानी रक्त को क्या करता है? ये फिल्टर का कार्य करता है। कौन? तिल्ली, ठीक है। ये तिल्ली लीवर मत समझ जाइएगा, ठीक है। लीवर दूसरा होता है और तिल्ली दूसरा होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं यकृत। तो यकृत नहीं है, ये दूसरा चीज होता है, इसके आकार बहुत छोटा होता है, ठीक है। आगे समझ में, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखे हम संख्या, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो ब्लड में हमारे मौजूद होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उसका परसेंटेज में हम लोग देख लिए है। उससे अंदाज भी लग सकता है कि ये कितना होगा, ये कितना होगा, और प्लेटलेट्स कितना होगा। तो इसकी संख्या को देख लेते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को। तो 1 ml बना लीजिए इसको, 1 ml होता है। यानी 1 ml अगर ब्लड आप लेते हैं तो उसमें आरबीसी की जो संख्या होगी 10 के पावर 6 होगी, ठीक है। अगर इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा तो 10 पे 6 जीरो बैठा दीजिए, ठीक है। यानी 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, लगभग 10 करोड़ ये होती है, ठीक है। आरबीसी 1 ml में 10 करोड़ आरबीसी की संख्या होती है। डब्ल्यूबीसी की कितना होती है? तो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक 1 ml ब्लड में होती है। जो हम लोग का ब्लड रिपोर्ट निकलता है, जो ब्लड हम लोग जांच करवाते हैं, सीबीसी टेस्ट हो गया या ब्लड प्लेटलेट्स का जांच हो गया, तो उसमें ऐसा आप देखे होंगे जो हम लोग का जांच निकल के आता है वो प्रति 1 ml ब्लड का ही जांच निकलता है, ठीक है। 1 ml से ही गणना करते हैं हम लोग कि कितना अभी हम लोग का आरबीसी है, कितना प्लेटलेट्स है और कितना डब्ल्यूबीसी है, जिससे बहुत समझने में आसानी होती है। तो 1 ml का ही रिपोर्ट होता है। तो 1 ml में इसको हम बता दें 10 के पावर 6 होता है, और ये डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है 1.5 से 4.5 लाख होती है। जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो 8 से 10,000 तक होती है, ठीक है। अब एक और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हो सकता है कि कहीं कहीं इसका आप लोग से रेशियो पूछ ले, अनुपात पूछ दे कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स का अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा। तो इसका रेशियो भी जान लेते हैं। उससे पहले एक और चीज जान लेते हैं, ये जो आकार में होता है, अभी हम बताए हैं कि ये ठोस अवस्था होता है, यानी ये ब्लड का ठोस भाग होता है। तो ठोस भाग होगा तो इसका कोई ना कोई आकार होगा कि नहीं होगा? होगा ना। कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई और बड़ा होगा, कोई मीडियम होगा। तो इसकी आकार हो सकता है, तरल भाग का तो कोई आकार नहीं होगा, शेप नहीं होगा, लेकिन इसका शेप होता है। तो शेप भी पूछ लेगा कि इनमें आकार मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है।
तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे WBC, RBC और प्लेटलेट्स को, तो इसमें सबसे बड़ा जो आकार होता है वो होता है WBC को, ठीक है, व्हाइट ब्लड का। उससे अगर मीडियम होता है तो RBC का होता है। सबसे छोटा आकार जो होता है ना वो होता है प्लेटलेट्स का, ठीक है। तो इसमें हम समझा दिए हैं, देख लीजिए ये WBC, RBC और प्लेटलेट्स का यहाँ पे डायग्राम भी हम बना दिए हैं, ये समझ जाइएगा आप लोग। उसके बाद से समझते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स का अनुपात। ये बहुत बार पूछा है, रेशियो वाला क्वेश्चन, ठीक है। RBC WBC का रेशियो पूछ देता है, WBC RBC का पूछ देता है, प्लेटलेट्स WBC का पूछ देता है। तो तीनों का एक बार रेशियो आप लोग याद कर लीजिए। जो RBC का रेशियो होता है वो 600 अनुपात, WBC का 1 अनुपात, प्लेटलेट्स का 40, यानी 600 अनुपात 1 अनुपात 40। कहने का मतलब है कि हमारे एक ह्यूमन बॉडी में अगर 600 RBC होंगे तो WBC की संख्या 1 होगी। अगर वहीं पर प्लेटलेट्स की बात है तो वो 40 होगी। आ गया समझ में? कहने का मतलब ये अनुपात है, रेशियो है, ठीक है। तो आगे फिर चलते हैं, इसमें और है WBC में केंद्रक, उसके बाद से किसमें केंद्रक पाया जाता है, किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। चलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग समझेंगे कि जो RBC में केंद्रक पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, उसके बारे में, ठीक है। तो ये समझते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन है कि RBC में केंद्रक होता है या नहीं। तो अभी हम बताए हैं कि RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। लेकिन RBC में ऐसे अपवाद है, एक्सेप्शन है। देखिए यहाँ पे लिख दिए RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। अपवाद यानी एक्सेप्शन में ऐसे 2 जानवर हैं जिनके RBC में केंद्रक पाया जाता है। तो वो कैसे जी? अब देखिए ऊंट तो आप लोग देखे हैं, ठीक है। कैमल एक लांबा जाति, एक लांबा नाम का जानवर होता है, ठीक है। ये भी मतलब ऐसे ही होता है, ये भी रेगिस्तान में ज्यादातर पाया जाता है, लांबा, ठीक है। इन दोनों जानवर में केंद्रक होता है, ठीक है। तो इन जो ऊंट है और लांबा है, तो इनके RBC में क्या होता है, केंद्रक होता है, यानी केंद्रक पाया जाता है। तो ये एक्सेप्शन है। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछ देता है कि किनके RBC में केंद्रक पाया जाता है। तो हम लोगों ने तो पढ़ा होता है कि RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो फटाक से हम लोग उसमें नॉन ऑफ दिस पे चले जाएंगे या बोल देंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। लेकिन उसमें अगर ऑप्शन में रहे ऊंट अगर दे दे या लांबा दे दे तो हमारा आंसर वो हो जाएगा, क्योंकि ऊंट और लांबा ऐसे 2 जानवर हैं जिनके RBC में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, बस 2 ही जानवर उपलब्ध हैं अभी तक, जहां तक पता चला है, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए RBC में जब केंद्रक नहीं पाया जाता है तो इसको क्या कहते हैं, RBC को ब्रेनलेस सेल भी कहा जाता है। ब्रेनलेस मतलब क्या होता है, RBC को ब्रेनलेस सेल भी कहा जाता है, लिख दिए हैं। तो ब्रेनलेस सेल का मतलब कि वो ऐसा सेल जिसमें ब्रेन नहीं पाया जाता। ब्रेन का मतलब होता है मस्तिष्क से, मस्तिष्क से नहीं पाया जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका भी रीजन है। तो इसका ये रीजन है कि केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क से कहा जाता है। जो ये केंद्रक होता है ना, केंद्रक, तो इसको कोशिका का मस्तिष्क से कहते हैं। देखिए अब चलते हैं RBC के कार्य पर कि RBC का बेसिकली कार्य क्या होता है। तो देखिए RBC का जो बेसिकली कार्य होता है ना, वो ऑक्सीजन प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परिसंचरण, यानी हमारे बॉडीज में जो ऑक्सीजन जाता है वो पूरे बॉडी में उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं, यानी ले आने का कार्य करते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है पूरी बॉडी में और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बाहर ले आकर छोड़ता है। तो यहाँ पे लिखे हैं कि RBC का कार्य O2 प्लस CO2 का परिसंचरण। आगे समझ में, पूरे बॉडी में पूरे सेल के पास पहुंचाता है कौन, RBC पहुंचाता है। देखिए एक और क्वेश्चन बनता है कि बंद कमरे में अंगूठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। यानी अगर कमरा अगर बंद है तो उसमें अगर अंगूठी आप जलाते हैं तो जलाएंगे तो क्या होगा, वो सारे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, सारे ऑक्सीजन को जला देगा। तो जब जला देगा तो उससे कौन सी गैस बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे लिखे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड।
तो जब वो ऑक्सीजन को जलाकर क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो हमारे जब लंग्स से हम लोग सांस लेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर कौन सा गैस जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को जो आरबीसी होता है ना, वो कैप्चर करता है ना, तो जितना टाइम कैप्चर करने में लगाता है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा में 100 गुना ज्यादा ये करता है। यानी अगर ऑक्सीजन अगर ले रहे हैं, अगर वो 1 मिनट में कर रहे हैं तो उसका 100वां भाग यानी उसका 100वां हिस्सा से कम लेगा किसको एब्जॉर्ब करने में, कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में। तो हम लोग ऑक्सीजन जितना लेते हैं उससे 100 गुना फास्ट किसको लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो हमारे पूरे शरीर में क्या जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जहरीली पदार्थ है, तो हो सकता है हमारी डेथ भी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए बंद कमरे में कोई भी चीज जलाकर नहीं सोनी चाहिए, उसमें की ऑक्सीजन को वो खत्म कर देता है। जब खत्म करेगा तो हमारे लंग्स जो है, हमारे आरबीसी है, वो बहुत जल्दी उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो आगे समझ में, तो यहाँ पे लिखे भी है कि O2 जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से 100 गुना ज्यादा जल्दी घुल जाता है, किसमें, आरबीसी में, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आरबीसी। अब हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी, उसके बाद पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कि कल एक नए एपिसोड में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के साथ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।